Good morning everyone. I am Dr. Sumit Shoran, Assistant Professor, Department of Home Science, DAV College for Girls, Yamunanagar. And today we will be discussing about what is drug abuse, its causes, symptoms, its effects on individual and society. And at last we will be discussing about how we all together can combat with this modern day monster, which is not only spoiling many lives but also leading to many deaths every day. Drug Day Campaign. The United Nations Office on Drugs and Crime is leading the global campaign to raise awareness about the major challenges that illicit drugs have negative effects on society, especially on the young generation. जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है वो क्या कर रहा है कि ड्रग्स डे के लिए स्पेशल एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है ऑपरेट करने के पीछे, वो यही है कि जो ड्रग्स हैं आज के टाइम पे सोसाइटी में इतने ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, हर एक घर घर में क्या है ड्रग एडिक्ट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इस जो नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम है, नॉट ओनली नेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है आज के टाइम पे, इसको कम्बैट करने के लिए जो यूएन है उन्होंने क्या किया है कि हर एक कंट्री में इसके लिए कैंपेन्स चलाई गई हैं स्पेशल। और इसीलिए क्या होता है कि एवरी ईयर जो जून 26 है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं स्पेशली एक डे की तरह से, जिसको हम हर बार डिक्टेट करते हैं एज ए ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे। और इस बार का जो थीम है, थीम ऑफ दिस ईयर इज़ एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस बार का थीम है कि जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ का, ड्रग्स यूज़ का, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, जो स्पेशली जो लाइफ्स जो बर्बाद हो रही हैं इसकी वजह से, जैसे जो फैमिलीज़ जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं ड्रग यूज़ की वजह से, उन सब के लिए ये इस बार की जो थीम है वो स्पेशली डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्रग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रग बिफोर वी कैन गो ऑन फॉर अंडरस्टैंडिंग द drug abuse. Any substance which when absorbed into the body of a living organism alters normal bodily functions. ड्रग कोई भी वो एक सब्सटेंस है, जब हम इसको खा लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर वो चला जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जैसे कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है एकदम से सडनली वो राइज हो जाएगा, हमें स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, या कोई भी इस तरह के माइल्ड जो बॉडी फंक्शंस हैं उनमें सीवियर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मान लो एकदम से हार्ट बीट जो है हमारी वो रेस हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंडिकेट करती हैं कि हमने किसी भी ड्रग का कंजप्शन किया है। These are chemicals that change the way a person's body works by altering emotions and थॉट्स। इसका ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बॉडीली फंक्शंस चेंज करता है, जो ड्रग्स होती हैं जो साइकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए भी काफ़ी बार यूज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो इमोशंस को भी अल्टर करता है। मान लो किसी को सीवियरली किसी की डेथ से एक तरह से जूझना पड़ गया, ठीक है, उसकी किसी लव्ड वन की फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई, तो उस टाइम उसको क्या करता है, ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं, वो उनको कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो उनके जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल रहते हैं, वो ओवर रिएक्ट नहीं करते उन चीज़ों को लेके। इसमें क्या है, नेक्स्ट इज कि एन ओवरडोज ऑफ एनी ड्रग में लीड टू डेथ, ठीक है। अगर आप प्रिस्क्राइब ड्रग ले रहे हो, कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हो तो वो ठीक है, और अगर आप उसको प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में ले रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको एक्सेसिव ओवरडोज अगर आप उसकी ले रहे हो, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया कोई भी ड्रग और आप उसके बावजूद भी उसको ले रहे हो और एक्सेसिव क्वांटिटी में उसको ले रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा, इफेक्ट आपके ऊपर, आपकी डेथ हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एडिक्शन। एडिक्शन क्या है, इट इज़ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए बिहेवियर दैट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल इन सम वे। एडिक्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें और उसके बाद भी हम उसको छोड़ नहीं पाए रहे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गए हैं, ठीक है। एडिक्शन के लिए बेसिकली क्या है कि 4 C's को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट C रिप्रेजेंट्स द क्रेविंग। हमें क्या है, बार बार उसके लिए क्रेविंग होगी, हमें इच्छा जागृत होगी कि हमें क्या करना है, हमें चाहिए वो ड्रग, हमें चाहिए बार बार, ठीक है। सेकंड C रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, ठीक है। हमें यह है कि डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है कि हम दिन में सिर्फ 1 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ड्रग की क्या है कि इतनी लत लग चुकी है, हम ड्रग को हर मिनट के हिसाब से लेना चाहते हैं कि क्यों, क्योंकि हमें वो ड्रग लेने के बाद अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए प्लेजर होता है, बट हमें क्या लगता है कि हमें अच्छा फील हो रहा है, तो हम इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज कंपल्सन टू यूज़। कंपल्सन टू यूज़ का मतलब ये है कि हम रह ही नहीं सकते हैं, ड्रग के यूज़ के बिना हम रह ही नहीं सकते। स्पेशली आपने केसेस देखे होंगे, इवन मूवीज़ वगैरह में भी अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स को एक तरह से क्विट करना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, उनको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत टफ सिचुएशन होती है। स्टार्टिंग का जो एक मंथ आप बोल सकते हो वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है उसकी, वो छोड़ना चाहता है उस ड्रग्स को, लेकिन जो उसका जो यूज़ होता है, जो बॉडी है हमारी, वो उस चीज़ के लिए अडेप्ट हो चुकी है। अगर आप उस दवाई को बंद कर दोगे, उस ड्रग्स को लेना बंद कर दोगे, तो आपकी बॉडी में क्या है, एक तरह से नेगेटिव
जो इफेक्ट्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील होगा, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आपको फील होगी। यूज डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेस, हमें पता है कि जो ड्रग्स हैं उसको लेने की वजह से जो हमारी फैमिली है वो बर्बाद हो रही है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो रही है, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, हम मरने की कगार पे हैं। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है, उसके बाद भी हम उसको लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एडिक्शन को डिपिक्ट करती हैं कि हम उस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या है, हम एडिक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट इज कंबाइनली अगर हम डिफाइन करना चाहें ड्रग अब्यूज़ को तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस अब्यूज़ और केमिकल अब्यूज़। ठीक है, इसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो सिर्फ एक तरह से क्या कहते हैं, दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ हो रही हैं, अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में ये मिलती हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब यही है कि एक वास्ट वैरायटी ऑफ जो ड्रग्स है उसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल अब्यूज़। केमिकल क्या है कि स्पेशली जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मान लो जो मैरिजुआना होती है उसके अंदर से क्या करते हैं, केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से केमिकल एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक तरह से मेडिकल या ड्रग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हैबिचुअल यूज टू एनी केमिकल सब्सटेंस टू अल्टर स्टेट्स ऑफ माइंड और बॉडी फॉर अदर देन मेडिकल पर्पजेस। वही बात आ गई कि अगर हम किसी भी ड्रग को अदर देन मेडिकल पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया है, उसके बावजूद हम उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। solely to alter one's mood, affect the state of consciousness or to affect a body function unnecessarily। ठीक है, हमें डॉक्टर ने वो दवाई नहीं दी है, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें कई बार हेडेक होता है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब किए भी हम कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार क्या करते हैं, जिसको लेके हम सो जाते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि हम सो के उठेंगे तब तक हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कॉफ़ी हो गया या टी हो गया, उसके अंदर क्या होता है, कैफीन होती है। ठीक है, वो क्या है, डॉक्टर तो नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा, लेकिन हमें ये पता है कि इसको लेने के बाद से हमें क्या एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे ही हमें हेडेक होगा या कुछ भी बॉडी पेन हमें फील होता है, हम इंस्टेंटली क्या करते हैं, चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसको सो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको अल्टर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि कंटिन्यूड यूज ऑफ ड्रग्स कैन लीड टू ड्रग डिपेंडेंस, ए स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस। ठीक है, अब ड्रग यूज़ का क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या है, अगर हम ड्रग्स को कंटिन्यू लेते रहेंगे तो हम क्या है, ड्रग एडिक्टेड बन जाएंगे, हम उसको छोड़ना चाहेंगे, उसके बावजूद भी हम उसको क्विट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है, इसके हमें ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आ गया स्टिमुलेंट्स। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वो हमें किसी भी एक्टिविटी करने के लिए स्टिमुलेट करती है, हमारी जो बॉडी फंक्शंस उनको एनहेंस कर देती है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, जैसे कि स्पीड अप द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शंस। ठीक है, जो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग है उसको वो एनहेंस कर देती है। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया कैफीन, नेक्स्ट इज़ निकोटीन, नेक्स्ट इज़ मेथ, स्पीड, बाथ सेल्स, कोकीन एंड क्रैक कोकीन्स, डाइट पिल्स एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे डिप्रेसेंट्स होते हैं। डिप्रेसेंट्स जैसे कि हमें नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको स्लो डाउन कर देती है, उनकी जो फंक्शनिंग है उनको बिल्कुल काम कर देंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्लो डाउन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे पहले जैसे कि अल्कोहल है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स है मार्केट में, जैसे हम सबको पता है। इसके बाद नेक्स्ट है हीरोइन, ट्रांसक्विलर्स, स्लीपिंग पिल्स और मैरिजुआना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड जो कैटेगरी है वो है हेलुसिनेशन। ठीक है, अब हेलुसिनेशंस क्या है, हेलुसिनेशन किस चीज़ से आते हैं, हमें जो हेलुसिनोजन होते हैं उसकी वजह से हमें आती है। ठीक है, हेलुसिनेशन क्या होता है, हम बेसिकली अगर उसको डिफाइन करना चाहें तो हेलुसिनेशन होता है कि जब हम रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग हम जिसको बोल सकते हैं। डे ड्रीमिंग में क्या होता है, हम जाग रहे होते हैं, जागते भी खुली आंखों से हम सपने देख रहे होते हैं। ठीक है, हमने कई बार देखा भी होगा रोड पे हम क्या करते हैं, कोई अल्कोहल अगर किसी ने कंज्यूम की हुई है एक्सेसिवली, किसी बंदे ने अल्कोहल कंज्यूम की होती है, तो वो क्या होता है, वो रोड पे बड़े आराम से सो रहा होता है। ठीक है, उसको ये नहीं पता होता कि तुम गंदे नाले में सो रहे हो या रोड पे सो रहे हो और तुम लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हो। उसको एक तरह से क्या है, वो हेलुसिनेटेड है। ठीक है, उसको डे ड्रीमिंग चल रही है कि वो कहीं पे एक तरह से राजा की तरह सो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हेलुसिनेशंस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, दिस ड्रग्स अल्टर द यूजर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिस्टोर्ट ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेशंस। ठीक है, उस बंदे को ना तो अच्छे से सुनाई देगा ना उसको दिखाई देगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले जैसे आ गया LSD, एस्टेस्टी, मैजिक मशरूम्स, पीनट्स एंड PCP।
Next, there are various causes of drug abuse and today we will be discussing about few of them. First of all, unemployment. ठीक है, बेरोजगारी जो है उसमें क्या होता है कि बंदा क्या है, डिप्रेशन में चला जाएगा। एक तरह से उसको हर कोई बोलेगा कि तुम मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसको एक तरह से नेगेटिव इमोशन उसके जनरेट होंगे और वो क्या करेगा, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मूव करेगा। और नेगेटिव चीज़ों में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है ड्रग्स। ठीक है, वो सबसे पहले ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको लगेगा कि एक तरह से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अगर मैं ड्रग्स लूँगा तो कोई कुछ भी कहेगा तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का एक की रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा दोस्त होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, स्कूल में साथ रहते हैं, उनके साथ हम कॉलेज में साथ रहते हैं। हमारा अगर पीयर प्रेशर, हमारा जो नेबरहुड है, इवन जो नेबरहुड के हमारे जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी हम रहते हैं। इतनी हम जो एक एज होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है, उसके बाद हम क्या होता है, मोस्टली टाइम हम हमारा दोस्तों के साथ बिताते हैं। तो अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो हम अच्छे तरफ से जाएंगे, और अगर हमारा जो पीयर प्रेशर है, जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ इंडल्ज है, तो हमारा क्या होगा, हम भी उसी तरह से नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिलीफ ऑफ स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस अगर किसी चीज़ का फील होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी दवाई वगैरह ले लेते हैं, कोई भी ड्रग यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, वो स्ट्रेस फील ही नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंक्रीज्ड एनर्जी। हमें कई बार क्या लगता है कि जो ड्रग्स हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटली जो है हमारी एनर्जी एनहेंस हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स को कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है की टू रिलैक्स। ठीक है, काफ़ी बार हमें क्या होता है कि हमने कोई एक्टिविटी कर ली, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उसके बाद हमें क्या है, बहुत सारा बॉडी पेन फील हो रहा है। ठीक है, बॉडी पेन फील हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमें बॉडी पेन को कम करने के लिए हम कोई भी क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं अपने आप से ही। ठीक है, अगर हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें ले रहे हैं तो ठीक है। अगर हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं और एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे हमें क्या है, लीवर जिरोसिस भी हो सकता है। टू फील मोर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, हमें क्या लगता है कि अगर हमें सातवें आसमान में उड़ना है तो हमें ड्रग्स कंज्यूम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो हमें क्या करती हैं, हमें डे ड्रीमिंग करवाती हैं, हमें दिन में सपने देखना अच्छा लगता है। ठीक है, हर कोई क्या है, सपनों की दुनिया में रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है कि वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन्स। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, डायरेक्टली क्या है, फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली के लिए क्या है, आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करवानी है, लेकिन आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, तो उस फेज में भी इंसान क्या होता है कि वो ड्रग्स की तरफ मूव कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। ये सबसे डेंजरस है और इसको हम बेसिकली क्या है, फर्स्ट स्टेप एक तरह से कंसीडर करते हैं कि जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है ड्रग्स लेना, तो वो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आती है उसमें आती है क्यूरियोसिटी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम ये चीज़ करते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमें बोलते हैं, जो ऑलरेडी ड्रग्स के एक तरह से केस में फंसे हुए होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक बार कंज्यूम करके देखो, एक बार लेके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम लेके देखो। ठीक है, वो बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे सामने वाले को भी बर्बाद करना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमें एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे हमें वो एक बार ट्रायल के लिए देते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, हम 2 बार ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे क्या करते जाएंगे, हम धीरे धीरे हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, हम उसको क्विट करना चाहेंगे, उसके बाद भी हम उसको क्विट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई अपने एग्जाम में फेल हो गए हो, या किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, या आप अनएम्प्लॉयड हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसका कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकता है, प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। ठीक है, तो इसमें उस टाइम पे भी इंसान क्या करता है, वो उस चीज़ से डील करने के लिए फिर क्या करते हैं, वो ड्रग्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद जो इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ हैं, ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, किसी भी गलत एक्टिविटी में अगर हम इंडल्ज हो रहे हैं, तो उसका क्या है, इफेक्ट आएगा, हमारी लाइफ पे भी आएगा, हमारी फैमिली लाइफ पे भी आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी सोसाइटी पे भी उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। तो सेम यही चीज़ होती है ड्रग्स के केस में भी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आ गया जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंसान ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो सबसे फर्स्ट आ गया डिक्रीज्ड फिजिकल स्टेमिना। स्टार्टिंग में जब कोई बंदा ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, उसको क्या लगता है कि उसकी एनर्जी जो है वो पीक पे चली गई है, वो बहुत अच्छा फील करता है, उसको बहुत एनर्जी फील होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ड्रग्स वो लेता जाएगा, उसकी बॉडी में क्या है, वो ड्रग्स उसकी बॉडी को खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसको क्या है, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से उसका क्या होता है, जो फिजिकल स्टेमिना है, कोई भी एक्टिविटी करेगा, वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मान लो उसको थोड़ी देर के लिए चलना ही पड़ गया, ठीक है, सीढ़ियाँ चलनी पड़ेगी या सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो बढ़िया ईजिली थक जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लंग डैमेज। ठीक है, जो स्मोक करते हैं स्पेशली, ठीक है, उनके आपने लंग्स का देखा होगा हाल। ठीक है, उनकी सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है। ठीक है, उनका रीज़न क्या होता है, ये लंग डैमेज हो चुका है उनका। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक।
ठीक है। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उनको क्या होता है हार्ट अटैक का, जो स्पेशली जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि जिनको भी एक बार हार्ट अटैक आ जाता है उनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपको क्या है अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। या जो इनको स्पेशली हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है, वो उनके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो ड्रग्स का ही होता है, ठीक है। क्यों? इससे क्या होता है कि एकदम से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में, और जो हमारे हार्ट की कैपेसिटी होती है ब्लड को पंप करने की वो उतनी नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अफेक्टेड ब्रेन फंक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो ब्रेन फंक्शंस है, ब्रेन फंक्शंस क्या है, हमारी जो ब्रेन है वही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम सबको पता है, ठीक है। हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है न्यूरॉन्स का एक जाल बना हुआ होता है, ठीक है। और जो मास्टर माइंड होता है, जो कंट्रोल होता है, वो हमारे ब्रेन के हाथ में होता है, ठीक है। अगर हम ब्रेन की ही एक्टिविटी है जो ड्रग्स की वजह से इफेक्ट कर देंगे तो हमारी क्या है जो पूरी बॉडी है उसकी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किडनी फेलियर, ठीक है। किडनीज का काम होता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, उनको वो फिल्टर करती हैं, फिल्टर आउट करती हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम उनमें ड्रग्स यूज़ करेंगे, हमारे बॉडी में हम ड्रग्स डालेंगे तो उससे क्या होगा किडनी फेलियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लड विजन, ठीक है। अगर हम ड्रग्स को लेते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी आइज़ हैं उनसे हमें दिखना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग, ठीक है। इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग का मतलब ये है कि जैसे हम ड्रग्स लेते हैं तो जो ड्रग्स का इन्फ्लुएंस होता है, उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, हर एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो रेस ड्राइविंग के केसेस होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है कि जो तुतलाकर जो बोलते हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं या जब भी कोई फंक्शन होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा यूजुअली, तो उस टाइम पे क्या होता है लोग एक तरह से स्लर्ड स्पीच उनकी हो जाती है, ठीक है। वो वर्ड्स जो होते हैं उनको क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन एपिटाइट। एपिटाइट होता है कि हमारी जो भूख है, अगर हम जैसे जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो दिन में 4 या 5 बार खाना खाता है, लेकिन जैसे ही बंदा कोई ड्रग्स के ऊपर चला जाएगा तो वो क्या है या तो बहुत एक्सेसिवली खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसको आइडिया ही नहीं लगेगा कि उसने कितना खाना खा लिया और कितना नहीं खा लिया, ठीक है। या फिर उसका क्या होगा सडनली क्या उसकी भूख मर जाएगी, वो एक बार भी खाना नहीं खाएगा, पूरा दिन सिर्फ ड्रग्स और ड्रग्स के ऊपर ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम होश में ही नहीं है तो हम क्या होगा वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमें लिखना है या हमें कोई अगर पानी का गिलास भी हमें पकड़ा रहा है तो हम क्या उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं वो फोकस नहीं कर पा रही हैं। सिमिलरली क्या है, हमारे जो हाथ हैं वो भी उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन स्पेशली जो हम यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कि जो पढ़ाई वगैरह हो गई, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में अगर हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जैसे कोई भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें स्पेशली कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने MBBS वगैरह के जो एग्ज़ाम्स देते हैं, जो बच्चे जो IAS वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं उसमें स्पेशली सुनना होगा आपने कि वो क्या करते हैं, वो 24-24 घंटे में से 20-20 घंटे स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा ड्रग्स की तरफ चला जाएगा तो वो उसमें 1 सेकंड के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें क्या होता है कि उसको डे ड्रीमिंग होती है, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन जो है कुछ और होती है और उसको क्या है वो डे ड्रीमिंग की वजह से सिनेरियो क्या है उसके लिए टोटली बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेमोरी लॉस। उसको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेशली जैसे मान लो उसने रात को अल्कोहल कंज्यूम किया, कुछ भी किया, इस तरह से कोई भी ड्रग यूज़ की, तो वो क्या करेगा सुबह तक भूल जाएगा कि मैंने किसके साथ कितना मिसबिहेव किया या मैंने खाना खाया या नहीं खाया, ये सारी चीज़ें वो क्या है वो भूल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है येलो टीथ, ठीक है। जो लोग स्मोक करते हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनके जो दांत होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैड ब्रेथ। जो स्मोक करते हैं उनका आपने देखा होगा, उनके जो मुंह है उनके मुंह के अंदर से क्या है एक तरह से बैड ब्रेथ की स्मेल आती है। इसके बाद नेक्स्ट है कफ। कफ का हमें पता है कि जो बच्चे स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनका क्या है लंग्स ख़राब हो चुके होते हैं, तो उनको क्या है एक कंटिन्यू जो है कफ की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट है मैरिटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप है उसमें क्या है, एक हस्बैंड वाइफ को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें भी क्या है हमें ये है कि अगर वो हस्बैंड अच्छे से चल रहा है तो वाइफ भी उनकी जो है अच्छे से चलेगी और उनकी जो पेयरिंग है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर
एक भी उनमें से कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर ड्रग्स की तरफ चला जाता है तो उनकी क्या मैरिटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन्स आएंगे, साइकोलॉजिकली उनकी क्या है वो रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होंगी और वो क्या है एक तरह से अपनी फैमिली लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज पुअर वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर प्रेग्नेंट ड्रग यूजर्स इट मे लीड टू मिसकैरेज, प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, बर्थ डिफेक्ट्स एट्सेट्रा। हमें ये पता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको जो गायनो होती है स्पेशली वो यही सजेस्ट करती है कि आपको क्या है किसी भी तरह की ड्रग्स, इवन जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं वो भी उनको मना कर दी जाती है कि आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो फेज़ होता है, जो प्रेगनेंसी वाला फेज़ होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, और अगर उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन क्या है डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ जाके वो ड्रग्स को यूज़ करती है तो इससे क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, हमें पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, लेकिन मिसकैरेज के टाइम पे क्या होता है, वो क्या है बच्चा या तो पहले डिलीवर हो जाएगा, 6 मंथ्स में डिलीवर हो जाएगा या इवन 3 मंथ्स में भी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वो कभी भी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा, उसका अबॉर्शन हो जाएगा, वो बिना अगर वो नहीं भी चाहते हो कि बच्चे को अबॉर्ट करना तो उसके बाद भी उसका क्या है बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, लो बर्थ वेट, जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत कम वेट में पैदा होगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चे का जो वेट होता है 2.5 से 3 किलो का होता है। ठीक है, जो ड्रग अब्यूज़ का जो बच्चा पैदा होगा वो क्या है वो 1 किलो तक का भी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं, बर्थ डिफेक्ट स्पेशली, जैसे मान लो कोई ब्रेन एक्टिविटी है उसकी वो नॉर्मल नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट अगर उसकी नॉर्मल नहीं है, अगर उसके हाथ और पैरों की जो डेवलपमेंट है वो उसके डेवलप ही नहीं हो रखे हैं, या उसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चे के वो डेवलप नहीं हो रखे हैं, तो उसको क्या है सर्वाइवल के चांसेस भी उसके कम होंगे। और अगर वो बच्चा सर्वाइव कर भी जाएगा तो उसके लिए क्या है वो आगे की जो लाइफ है वो बड़ी एक तरह से चैलेंजिंग हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंजाइटी लीडिंग टू वायलेंस। ठीक है, एंजाइटी रहेगी उसको, फैमिली है या फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो बात करेगा तो उसको क्या है एक तरह से टेंशन रहेगी कि मैंने तो ड्रग्स ले रखी है, मैं इनसे कैसे बात करूँ। ठीक है, और अगर वही बात है कि अगर कोई भी घर में फैमिली में ड्रग्स कंज्यूम करता है तो उससे क्या होगा, घर में भी लड़ाइयाँ होंगी, वाइफ उसको बोलेगी कि आप डेली ड्रग्स लेते हो, बच्चों के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट आता है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली फैमिली में क्या है वायलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक मेन रीज़न बन जाएगा फैमिली में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फटीग। ठीक है, अगर आप सारा दिन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो आप क्या है आप थके हुए रहोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे और अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, जितना आपको देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज बर्गलरी। ठीक है, ओबियसली अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप कमा नहीं रहे हो, उसके बाद अनएम्प्लॉयड हो, आप कमा भी नहीं रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ड्रग्स परचेज करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद के घर में चोरी करोगे, आप आस पड़ोस में चोरी करोगे, या इवन जो इसके बड़े क्राइम्स भी होते हैं, मर्डर जैसे जो क्राइम्स होते हैं आप उनको भी कंसिडर करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको तो हर हाल में ड्रग्स चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं उनसे हमें क्या है अपनी फैमिली को और अपने लव्ड वंस को सेफ रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन सोसाइटी। अब तक हमने डिस्कस किया कि ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट आता है इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में वैसे भी देखें तो क्या है, कोई भी जो फैमिली होती है, कोई भी नॉर्मल फैमिली जो होती है वो नहीं चाहेगी कि जो उसके बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ जाएँ। ठीक है, और अगर उनके एरिया में, उनके आसपास की पर्टिकुलर जगह पे कोई भी ड्रग एडिक्ट रहता है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उनके घर में जाना बंद कर देंगे। उनके बच्चों को, खुद के बच्चों को हम बोलते हैं कि उनके घर मत जाना, उनके वो क्या है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो इनका मेन रीज़न यही होता है कि हर कोई अपने बच्चे को सेफ रखना चाहता है, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता है। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या है, अगर वहाँ पे ड्रग डीलर्स रहते हैं, ड्रग कंज्यूम करने वाले रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके आसपास क्या है ड्रग्स देने वाले भी रहेंगे। कहीं ना कहीं से क्या है इलीगल एक्टिविटीज़ का क्या है इन्वॉल्वमेंट उनकी सोसाइटी में बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, फिर उनके बीच में एक तरह से पुलिस के बीच में और जो ड्रग डीलर्स हैं उनके बीच में डेली कोई ना कोई वार्स होती रहेंगी, या फिर आपस में जो राइवलरी जो है, आपस में जो दो गैंग्स की राइवलरी होती है वो बढ़ जाएगी। तो आपकी सोसाइटी में क्या है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो आपकी सोसाइटी है उसका जो माहौल है वो ख़राब होगा। ठीक है, और इन सब का जो है गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी खुद की फैमिली के ऊपर भी, या आपके छोटे बच्चे अगर हैं तो वो उनके भी चांसेस रहते हैं कि वो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ा एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम बड़ी जल्दी अमीर बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। ठीक है, अगर अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारे कोई भी रिलेटिव है वो ड्रग यूज़ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के बेसिकली दो तरह से
दो तरह की वार्निंग्स मिलती हैं। एक होती है बिहेवियरल वार्निंग्स, सेकंड होती है पर्सनल वार्निंग्स। ठीक है, बिहेवियरल वार्निंग्स में क्या आता है? बिहेवियरल वार्निंग्स में आता है कि जो उसके बिहेवियर में सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि पुअर वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई आपका नोन है जो आपको पता है कि अकेडमिकली बड़ा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन सडनली उसकी क्या है, एक तरह से ग्रेड्स गिर गई हैं। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक तरह से ड्रग्स की चपेट में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओबियसली अगर वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है और वो अनएम्प्लॉयड है तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो उनको क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है सडनली होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्रेटिव बिहेवियर्स, वो आपसे बहुत सारी बातें जो है छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सडन चेंज इन फ्रेंड सर्कल। जो उसका फ्रेंड सर्कल है, ओबियसली जो अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा वो कभी भी ड्रग्स के लिए नहीं अपने दोस्तों को बोलेगा। जो बुरा सर्कल होगा, ठीक है, वो जो है उनको बोलेगा कि भाई हाँ चलो ड्रग्स को ट्राई करते हैं, या क्यूरियोसिटी उनके अंदर जनरेट करते हैं कि भाई हाँ चलो ड्रग्स को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सडनली उनको नोट करोगे कि जो एक तरह से उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट और ट्रबलसम। ठीक है, उनकी रोज़ रोज़ की जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, अपने आस पड़ोस से लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, या जो कार एक्सीडेंट वगैरह है या इस तरह के रोड एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड विड्रॉन। यूजुअली जो पर्सन होता है अगर वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो वो क्या होगा, यूजुअली अपनी लाइफ में एक मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ड्रग्स के जाल में फंस जाएगा उसके बाद उसका क्या है, मोटिवेशन उसका खत्म हो जाएगा। उसको ज़िंदगी एक तरह से क्या है, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर रह जाएगा। उसको लगेगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ड्रग्स से मतलब है, मुझे अपने आप से मतलब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, आप उससे बात करना चाहोगे, वो अपने आप को क्या है, एक बंद कमरे में अलग से रहना प्रेफर करेगा। ठीक है, आपसे बात करना चाहोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, और वो आप उससे कुछ भी पूछने की कोशिश करोगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई फिजिकली दिक्कत है, तुम्हें कुछ और दिक्कत है, तो वो कोई बात नहीं करना चाहेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीलिंग एंड परसिस्टेंट लाइक। ठीक है, ओबियसली जो उन्हें ड्रग्स हैं या ड्रग्स क्या है, पैसों से मिलती हैं, तो पैसे ही कहाँ से आएंगे, वो घर में चोरी करेंगे या आस पड़ोस में चोरी करेंगे। अगर आपके घर में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, घर में पैसे चोरी हो रहे हैं, चाहे 150 ही चोरी हो रहे हो, बट आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि परसिस्टेंट लाइन। जो अब आपके बच्चे आपसे बार बार झूठ बोलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपके बच्चे आपसे बोलें कि मैं अपने दोस्त के साथ था, मैं उसके साथ स्टडी कर रहा था, या ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और आपका उनके दोस्त आपको पता चले कि वो तो उस दोस्त के घर पे था ही नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी वार्निंग्स हैं जो आपको अलर्ट करती हैं कि आपका बच्चा हो सकता है कि गलत राह पर चल रहा हो। ठीक है, इस टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए एक तरह से कि कहीं मेरा बच्चा गलत राह पर तो नहीं चल रहा, और आपको अलर्ट होने के साथ साथ क्या है, जो प्रॉपर सजेशंस होते हैं वो लेने चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि फिजिकल वार्निंग्स। और फिजिकल वार्निंग्स में क्या आता है, फिजिकल वार्निंग जैसे हमने बिहेवियरल वार्निंग स्टडी की थी, बिहेवियर में क्या था कि जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उनके, वो थी उनकी बिहेवियरल वार्निंग्स। फिजिकल वार्निंग्स इसी तरह से क्या है कि जो उनकी बॉडी में जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर उनके डेली रूटीन में जो आपको चेंजेस उनकी बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल वार्निंग्स में। तो सबसे फर्स्ट आ गई ब्लड शॉट आइज। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उनका क्या है, उनकी आँखें हमेशा लाल रहती हैं। ठीक है, लाल नहीं तो एटलीस्ट जो लाल जो ऑरेंज सी जो शेड होती है, येलोइश सी जो होती है, उनकी आंखें रहती हैं हमेशा ही। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्यूपिल्स लार्जर और स्मॉलर देन यूजुअल। ठीक है, जो उनकी आंखें हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, प्यूपिल्स जो होते हैं हमारे, उसका साइज उसका स्मॉल हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है चेंजेस इन एपिटाइट और स्लीप पैटर्न्स। ठीक है, जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं या तो वो दिन रात सोते रहेंगे, ठीक है, दिन रात खाते रहेंगे, या फिर क्या है वो टोटली डिफरेंट, एक बार भी खाना नहीं खाएंगे, पूरे दिन रात जागते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सडन वेट लॉस और वेट गेन। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको खाने की वजह से क्या है, वेट सडनली बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ जो पिल्स होती हैं उनसे क्या होता है, वेट सडनली गिर जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डल फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उनका जो एक फेस होता है, उन पर एक डल मार्क होता है। ठीक है, कोई ग्रेस उनके फेस पे नहीं होती है, कोई साइन उनके फेस पे नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनयूजुअल स्मेल ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अनयूजुअल स्मेल ऑफ ब्रेथ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्मोकिंग करते हैं या जो स्पेशली अल्कोहल वगैरह अगर वो लेते हैं, तो हम क्या है उनके कपड़ों से और उनके जो फेस होता है उनसे स्मेल करके, उनकी ब्रेथ को स्मेल करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने कोई ड्रग कंज्यूम की है या नहीं की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इम्पेयर्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में अगर इंसान होगा तो वो क्या करेगा, कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को कैसे बचा सकते हैं।
ठीक है, मतलब अगर कोई ड्रग्स को छोड़ना चाहता है, ठीक है, अगर मान लो ठीक है कि भाई गलत राह पे एक बार चल दी है, लेकिन उसको कैसे न कैसे अपने आप से रियलाइज़ हो गया कि मुझे ड्रग्स को क्विट करना है, तो वो क्या कर सकता है। यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं 7 स्टेप फॉर्मूला टू स्टॉप ड्रग एडिक्शन। सबसे फर्स्ट आता है सीक फैमिली सपोर्ट। हमारी एक फैमिली होती है जो हमेशा कहते हैं ना कि दुख सुख में कुछ भी हो, चाहे और कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमारी जो फैमिली होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अगर आप अपनी फैमिली से डिस्कस करोगे कि मैं ऐसे ऐसे गलत राह पे चला गया था, लेकिन अब मैं ड्रग्स को क्विट करना चाहता हूँ, तो आपकी फैमिली क्या हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फाइंड हेल्दी वेज टू कोप विद स्ट्रेस। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस में हो, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या किसी की लव्ड वन की डेथ की वजह से, तो आपको क्या है कि ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है। इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हो, कोई भी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, लाइक आप पेंटिंग की तरफ जा सकते हो, कोई म्यूजिकल हैबिट डेवलप कर सकते हो, या कुछ भी आप बाइकिंग वगैरह की हैबिट चूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ड्रग्स। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीक थेरेपी और काउंसलिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप क्या है ड्रग्स में कुछ ज़्यादा इनडल्ज हो गए हो और आप अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मेंटेन ए लाइफस्टाइल दैट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिमाग जो है अच्छी डायरेक्शन में चलेगा, अगर आप खुश रहोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है आप ड्रग्स को भूल जाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हैव थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू कैन केयर अबाउट, ठीक है। कोई भी आप पेट रख सकते हो, आप अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे क्या है ड्रग्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में करनी है, ठीक है। आप अपने लिए अच्छे अच्छे गोल सेट कर सकते हो। बी अवेयर ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री विद सब्सटेंस अब्यूज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो फैमिली में यूजुअली क्या होता है, अगर एक फादर है वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनको देखा देखी क्या होता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो भी क्या होते हैं एक तरह से ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है ऑलरेडी कि मेरी फैमिली में क्या है, मेरे पेरेंट्स जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसे क्या है उस बच्चे को स्पेशली क्या है अलर्ट रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में जो है ड्रग्स वाले रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बी ब्रेव इनफ टू से नो। जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को रोक देते हो, तो उसके बाद क्या है आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप अगर जो प्राउडली अगर आप एक तरह से नो कहना सीख लोगे किसी भी चीज़ को, आप अपने दोस्तों को या ट्रायल के लिए जो भी आपको ड्रग्स दे रहे हैं उनको, तो आपको क्या है कभी भी ड्रग एडिक्शन की तरफ आप आओगे ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ वी कैन हेल्प, ठीक है कि एक ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग्स को क्विट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनका जो रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वो क्या कर सकते हैं, लेट देम नो दैट यू आर वरीड अबाउट देम, ठीक है। अपना जो भी बेटा है या अपना जो भी बच्चा है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उनको जाहिर कर सकते हो कि भाई हाँ हमें भी तुम्हारी फिक्र है और हम तुम अगर क्विट करना चाहते हो तो हम तुम्हारे पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिमाइंड देम दैट यू आर देयर फॉर देम इफ़ दे नीड यू, ठीक है। अगर आपका जो बच्चा है वो ड्रग्स के रास्ते से वापस आना चाहता है, तो आपको क्या करना है, उन्हें रियलाइज़ करवाना है, उन्हें क्या है एक तरह से डांटना नहीं है, उनके साथ अपना लव रिलेशनशिप जो है वो शो करना है कि भाई हाँ अगर तुम क्विट करोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। ट्राई टू टॉक टू देम अबाउट व्हाई दे आर यूजिंग ड्रग्स, ठीक है। स्पेशली अगर आपको रीज़न पता होगा कि वो किस वजह से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस रीज़न को सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर वो बच्चा आपसे शेयर करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से, इस फेलियर की वजह से ये ड्रग्स को यूज़ कर रहा हूँ, या मेरा फ्रेंड सर्कल है वो मुझे फोर्सफुली यूज़ करवा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हेल्प कर सकते हो, उसको रीज़न को फाइंड आउट करने में। इसके बाद नेक्स्ट है कि फाइंड आउट अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन हेल्प, ठीक है। लोकली क्या होते हैं, बहुत सारे जो NGOs वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस तरह के, या फिर इवन जो पुलिस वगैरह होती है, वो हेल्प कर सकती है आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ड्रग्स को क्विट करने के लिए, ठीक है। अगर आपका बेटे को पता है कि भाई हाँ ड्रग डीलर्स हैं वो कहाँ से डीलिंग करते हैं, कहाँ से ड्रग्स आ रही है, तो वो आप क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो इन सब के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑफर टू गो विद देम टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बेटा है या आपका जो बच्चा है वो ड्रग्स को नॉर्मली क्विट नहीं कर पा रहा है, वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन से ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है, तो आपको क्या है उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प उनके लिए गैदर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सजेस्ट देम दैट स्पीक टू एन अडल्ट दे कैन ट्रस्ट, ठीक है। आपको एक अडल्ट बिहेव करना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा आपके सामने एक तरह से सपोर्ट मांग रहा है, आपको फेवर करने के लिए बोल रहा है कि हाँ मुझे ज़िंदगी वापस चाहिए, तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनानी है, ताकि आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको सब कुछ बता सके। इसके बाद है कि ड्रग अब्यूज इज़ प्रिवेंटेबल एंड ड्रग एडिक्शन इज़ ट्रीटेबल,
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि जो ड्रग अब्यूज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रग एडिक्शन है वो एक ट्रीटेबल डिसीज़ है। ठीक है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप एक बार ड्रग्स की तरफ चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते हो। ठीक है, अगर आप डिसाइड करो अपने आप से कि हाँ मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए, अपनी फैमिली लाइफ वापस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक तरह से क्विट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।